ओके, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस ओसीएम रिवीजन सीरीज। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं मोस्ट आईएमपी डिस्टिंग्विश बिटवीन। ये बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क का एक, टोटल 3 लिखना होता है। एम आई राइट? बराबर है। 4 मार्क का एक, टोटल 3 अटेम्प्ट करना होता है, यानी 12 मार्क्स का वेटेज डिस्टिंग्विश बिटवीन का है। ये जो पीडीएफ है ये आपके टेलीग्राम ग्रुप में भी आ जाएगा। और यहां पे जितने डिस्टिंग्विश दिए हैं ये मोस्ट आईएमपी डिस्टिंग्विश है, जबरदस्त तरीके से पास पेपर्स में से निकाले हुए डिस्टिंग्विश हैं। तो ज्यादातर ऐसा ही देखा गया है कि इन्हीं डिस्टिंग्विश में से आपको एग्जाम में भी देखने कहीं ना कहीं मिलेंगे डिस्टिंग्विश। आज अपना टारगेट है 4 डिस्टिंग्विश कवर करने का। शॉर्ट कोड्स के साथ पॉइंटर्स समझने की कोशिश करना है और मैक्सिमम फोकस के साथ इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। इस लेक्चर को अंत तक सुनने के बाद यू विल डेफिनेटली बी एबल टू क्रैक एनी टाइप ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन क्वेश्चन। अपने टेक्स्ट बुक को फॉलो करो। अगर आपके पास कोई डाइजेस्ट है, कोई रेफरेंस बुक है तो भी चलेगा, लेकिन टेक्स्ट बुक का कंटेंट जो है वो बहुत सिंपल है, बहुत ऑर्गेनिक है और उससे आपको लिखने में काफी आसानी होगी। यहां पे सबसे पहला डिस्टिंग्विश जो हमारे सामने है वो है प्लानिंग एंड डायरेक्टिंग। चैप्टर नंबर 2 से डिस्टिंग्विश है। चैप्टर नंबर 2 से एक डिस्टिंग्विश जरूर आता है और टॉपिक्स जो हैं इसके अंदर बहुत सारे हैं, क्योंकि सारे फंक्शंस ही हैं। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग हमें यहां पे दिख रहा है, प्लानिंग और डायरेक्टिंग हमें दिख रहा है। प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग आ सकता है, ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग आ सकता है, डायरेक्टिंग स्टाफिंग आ सकता है। ऐसे अलग अलग फंक्शन से रिलेटेड डिस्टिंग्विश आ सकता है। यहां पे आपके सामने है प्लानिंग एंड डायरेक्टिंग और सभी डिस्टिंग्विश जो चैप्टर 2 के हैं फंक्शन से रिलेटेड, उसके लिए कॉमन शॉर्ट कोड है एमआरएफ लोन, एमआरएफ लोन, एमआरएफ लोन, एमआरएफ लोन, एमआरएफ लोन। एमआरएफ लोन इस शॉर्ट कोड के जरिए आसानी से आप ये दिमाग में फिट कर लो कि चैप्टर 2 का कोई भी डिस्टिंग्विश पूछा, मेरा आंसर है एमआरएफ लोन। वो एमआरएफ लोन के पॉइंटर्स दिमाग में फिट हो जाएंगे। उसके बाद आपको जो मीनिंग और डेफिनेशन सिखाया है उसके बेसिस पे ही सिर्फ अंदर के माल मसाला मटेरियल को चेंज करना है। बाकी पॉइंटर्स बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। एमआरएफ लोन। स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट डिस्टिंग्विश प्लानिंग एंड डायरेक्टिंग। सबसे पहला है एम से मीनिंग। और सबसे पहले मीनिंग की जब बात करते हैं तो प्लानिंग का मीनिंग जो है वो है deciding in advance what to do, how to do, when to do and who is to do। याद आया? ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इसीलिए बहुत ही आसान बन जाता है। सिर्फ एक ही लाइन को याद रखो, डिसाइडिंग इन एडवांस, डिसाइडिंग इन एडवांस, डिसाइडिंग इन एडवांस। मीनिंग की बात करें तो डायरेक्टिंग में आता है गाइडेंस, इंस्पिरेशन, द लीडरशिप ऑफ दोज मेन एंड वुमेन constitute the real case responsibilities of management। यहां पे एक शब्द याद रख सकते हो, गाइडेंस एंड इंस्पिरेशन, गाइडेंस एंड इंस्पिरेशन, गाइडेंस एंड इंस्पिरेशन। या तो आप ओन वर्ड्स में ये भी लिख सकते हो, गिविंग इंस्ट्रक्शंस। डायरेक्टिंग इज ऑल अबाउट गिविंग इंस्ट्रक्शंस, शोइंग द प्रॉपर डायरेक्शन। इट इज ऑल अबाउट लीडरशिप क्वालिटीज। तो मीनिंग एक एक लाइन में आराम से लिखना है। ज्यादातर डिस्टिंग्विश इसी फॉर्मेट में लिखिए। 4 मार्क के लिए पूछा जाता है। लोग पूछते हैं सर कितना पॉइंट लिखने का, कितना पॉइंट लिखने का, कितना पॉइंट लिखने का। मिनिमम 6 पॉइंट लिखो ही। एक आदत डालो, 5 से 6 पॉइंट मांगता है मतलब मांगता ही है। अपने आप को जितना पुश करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। प्लानिंग, इसको काट डालेंगे अपन। प्लानिंग, डायरेक्टिंग, एमआरएफ लोन, एम फॉर मीनिंग, एम फॉर मीनिंग के बाद आता है आर से रिसोर्सेस। आर से रिसोर्सेस हर फंक्शन को जरूरी होते हैं। एवरी फंक्शन रिक्वायर्स सम और द अदर रिसोर्सेस। प्लानिंग के रिसोर्सेस क्या है? प्लानिंग इज डन एज पर द रिक्वायरमेंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। प्लानिंग उसी प्रकार की जाती है रिसोर्सेस को देख करके, कितनी अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेस की वो चेकआउट करके फिर प्लानिंग की जाती है। और डायरेक्टिंग, it gives direction to the employees regarding use of resources। प्लानिंग में हम अवेलेबिलिटी चेक करते हैं, फिर प्लानिंग करते हैं। और डायरेक्टिंग में हम बताते हैं ना, डायरेक्शन देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, गाइडेंस देते हैं कि रिसोर्सेस को ऐसे यूज करना है। अंडरस्टूड?
कॉन्सेप्ट समझा, एम आर समझा, एफ फैक्टर्स। तो प्लानिंग में इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स आर कंसिडर्ड इन प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग करते वक्त आपके कंपनी के इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, बिजनेस के आपके गोल्स से रिलेटेड सभी फैक्टर्स को जांचा जाता है, चेक किया जाता है। मगर डायरेक्टिंग की बात करें तो इट इज कंसर्न डायरेक्टली विथ इंटरनल फैक्टर्स, दैट इज द ह्यूमन रिसोर्स। यहां पे इंटरनल एक्सटर्नल, यहां पे सिर्फ इंटरनल। प्लानिंग में इंटरनल एक्सटर्नल और डायरेक्टिंग में ओनली इंटरनल, दैट इज द ह्यूमन रिसोर्स। MRF समझा क्या? मीनिंग रिसोर्सेस फैक्टर्स, मीनिंग रिसोर्सेस फैक्टर, मीनिंग रिसोर्सेस फैक्टर, MRF मीनिंग रिसोर्सेस फैक्टर। क्लियर है? आगे बढ़े, लोन के अंदर आते हैं। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, L से क्या है? लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब जब लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात आए तो याद रखो, प्लानिंग कौन करता है? टॉप मैनेजमेंट। और डायरेक्ट कौन करता है? मिडल लेवल यानी मैनेजर जो होते हैं वो डायरेक्शन देते हैं लोअर लेवल वालों को, अपने एम्प्लॉइज को, अपने नौकर चाकरों को। तो प्लानिंग का काम करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट और डायरेक्टिंग का काम करता है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। समझा? L से। O से ऑर्डर। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन, बेसिक फर्स्ट फंक्शन, पहला फंक्शन है। ऑर्डर के अंदर सबसे पहला आता है। और डायरेक्टिंग जो है इट फॉलोज ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग, फॉलोज ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग, फॉलोज ऑर्गेनाइजिंग एंड। प्लानिंग फर्स्ट है, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग के बाद आता है। ऑर्डर के बाद आता है ऑब्जेक्टिव्स, टू सेट गोल्स एंड चूजिंग द मीन्स टू अचीव दिस गोल्स। ऑब्जेक्टिव यानी मकसद। तो प्लानिंग का मकसद क्या है? प्लानिंग का मकसद है गोल्स को सेट करना। प्लानिंग का मकसद है चूज करना मीन्स ताकि वो गोल अचीव कर सके। प्लानिंग का मकसद है टू सेट गोल्स एंड अचीव देम, टू सेट गोल्स एंड अचीव देम, टू सेट गोल्स एंड, टू सेट गोल्स एंड, टू सेट गोल्स एंड। भाई डायरेक्टिंग का क्या है ऑब्जेक्टिव? टू डायरेक्ट द सबऑर्डिनेट्स टू गेट द थिंग्स डन इन द। डायरेक्शन देना इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्टिंग। किसको डायरेक्शन दे रहे हैं? सबऑर्डिनेट्स को। काहे के लिए दे रहे हैं? टू गेट द थिंग्स डन इन द राइट मैनर, राइट मैनर में चीजें हो जाएं, इसलिए डायरेक्शन दे रहे हैं। ऑब्जेक्टिव समझा क्या? M से मीनिंग, R से रिसोर्सेस, F से फैक्टर, MRF लोन। लोन में L फॉर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, L फॉर O से ऑर्डर, O से ऑब्जेक्टिव, O से ऑर्डर, O से ऑब्जेक्टिव, O से ऑर्डर, O से ऑब्जेक्टिव। N फॉर नेचर, सॉरी A से एरिया ऑफ फंक्शन। A से क्या है? एरिया ऑफ फंक्शन। A से क्या है? प्लानिंग का एरिया ऑफ फंक्शन क्या है? डायरेक्टिंग का एरिया ऑफ फंक्शन क्या है? भाई एरिया ऑफ फंक्शन का मतलब क्या होता है कि इसमें एग्जैक्टली होता क्या है? प्लानिंग इंक्लूड्स ऑब्जेक्टिव्स बाय आइडेंटिफाइंग द वेज अटेनिंग द गोल एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट प्लान। मतलब प्लानिंग के अंदर हम बेस्ट प्लान को चुनेंगे गोल्स को अचीव करने के लिए। ये उसका एरिया ऑफ फंक्शन। एक बार बेस्ट प्लान चुन लिया, उसके बाद प्लानिंग खत्म, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग ये सब चालू हो जाएगा ना। तो प्लानिंग का एरिया ऑफ फंक्शन क्या है? उसका एरिया ऑफ फंक्शन है बेस्ट प्लान को सिलेक्ट करना, गोल्स को अचीव करने के लिए। डायरेक्टिंग का एरिया ऑफ फंक्शन क्या है? इट इंक्लूड्स इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग, कम्युनिकेटिंग एंड मोटिवेटिंग द ह्यूमन रिसोर्स। बेसिकली एरिया ऑफ फंक्शन में बताया जा रहा है कि इस फंक्शन में होता क्या है। अंडरस्टूड? आखिर में N से आता है नेचर। लोन के अंदर N से नेचर, तो प्लानिंग का नेचर कैसा है? कंटिन्यूअस इन नेचर। इट एग्जिस्ट इन द होल लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि प्लानिंग के बिना जिंदगी नहीं चलती, तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगा? तो बहुत जरूरी है कि हम बार बार लगातार कंटिन्यूअस लेवल पर प्लानिंग करते रहें और आगे बढ़ते रहें। बात करें अगर डायरेक्टिंग की, तो दिस कंटिन्यूअस प्रोसेस इज नेसेसरी इन द प्रोसेस ऑफ अचीवमेंट ऑफ गोल्स। तो ये भी कंटिन्यूअस ही है, क्योंकि यहां पर भी हमें बार बार लगातार डायरेक्शन देना पड़ता है ताकि गोल्स अचीव कर सके। MRF लोन समझ रहे हैं? M से मीनिंग, R से रिसोर्सेस, F से फैक्टर्स, MRF हो गया। लोन के अंदर L से लेवल ऑफ मैनेजमेंट, O से ऑर्डर, O से ऑब्जेक्टिव, O से ऑर्डर, O से ऑब्जेक्टिव, O से ऑर्डर,
ए से एरिया ऑफ फंक्शन, ए से एरिया ऑफ फंक्शन, एन से नेचर, एन से समझा क्या? देखो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के बारे में मीनिंग, उसका इंपॉर्टेंस वाला आंसर अगर पढ़ा है तो यहां पर भी आप कुछ ना कुछ तो लिख ही पाओगे। एक दो लाइन लिखना है हर पॉइंट के अंदर और बेड़ा पार हो जाएगा। मजे की बात तो यह है कि आपको इस चैप्टर का कोई भी डिस्टिंग्विश है, आपको इन्हीं पॉइंट्स के साथ खेलना है। फॉर एग्जाम्पल कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेटिंग आया, आंसर का नाम एमआरएफ लो, पॉइंट्स वही यार नो सेम, मीनिंग लिखना है, रिसोर्सेज लिखना है, फैक्टर लिखना है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट लिखना है, ऑर्डर, ऑब्जेक्टिव, ए से एरिया ऑफ फंक्शन और नेचर। मतलब आपको मैंने सेकेंड चैप्टर का डिस्टिंग्विश दे दिया है फ्री में 4 मार्क्स। अब आपको अंदर क्या लिखना है उसके ऊपर है, अंदर क्या लिखना है तो मीनिंग याद कर लो, डेफिनेशन याद कर लो, दोनों चीज अगर याद कर लिया तो उसके पॉइंटर के बेसिस पे आप लिख पाओगे आराम से। मीनिंग डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में कराया, तो वो वीडियो देख लोगे तो 6 के 6 मीनिंग डेफिनेशन आ जाएंगे। तो यहां पे एमआरएफ लोन में कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेटिंग का फिर से एग्जांपल है, ये आप देख सकते हैं, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्डर, ऑब्जेक्टिव, एरिया ऑफ फंक्शन और नेचर। उसी तरह ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग देखो, यहां पर भी एमआरएफ लोन सेम टू सेम, समझ रहे हो? तो इससे आपका मेजॉरिटी काम बहुत आसान हो जाएगा। चलिए आते हैं अब अगले डिस्टिंग्विश पे। अब है अगला 4th वन, दैट इज सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक, चैप्टर नंबर 4 से। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिजनेस सर्विस। बिजनेस सर्विस बड़ा मस्त चैप्टर, 20 मार्क का चैप्टर है, एक डिस्टिंग्विश आ सकता है इसमें से भी। और कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक, ये एक डिस्टिंग्विश बहुत फेमस है। आंसर का नाम एमपी लोन, आंसर का नाम एमपी लोन, आंसर का नाम एमपी लोन, आंसर का नाम एमपी लोन। याद रखिए दोस्तों, एम से तो मीनिंग ये नहीं, एम से है मॉनिटरी पॉलिसी। एम से क्या है? एम से क्या है? मॉनिटरी पॉलिसी। एम से क्या है? भाई और बहनों, कमर्शियल बैंक जो हैं ये फ्रेम नहीं करती हैं, डू नॉट फ्रेम मॉनेटरी पॉलिसी, और सेंट्रल बैंक फ्रेम्स द मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी। सिंपल। विद मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? आरबीआई बनाती है, सेंट्रल बैंक बनाती है। और कमर्शियल बैंक क्या करती है? उसको फॉलो करती है ना, तो वो तो बनाती नहीं है। कमर्शियल बैंक डू नॉट फ्रेम एनी मॉनेटरी पॉलिसी। एम फॉर मॉनेटरी पॉलिसी, समझा क्या? एम समझा? आगे बढ़ते। पी से प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, इजी पॉइंट एकदम, सबको आंसर मालूम है। सेंट्रल बैंक करेंसी प्रिंट करती है, कमर्शियल बैंक उसको यूज करती है। सेंट्रल बैंक कैन प्रिंट करेंसी नोट्स, कैन नॉट प्रिंट करेंसी नोट्स। इजी मिल रहा है मार्क्स। एमपी समझ रहा है सबको? एमपी लोन में आते हैं। एल से लोन्स, एल से लोन्स में दोस्तों यहां पे the central bank provides loans to bankers and financial institutions. Loans to bankers and financial institution. सेंट्रल बैंक क्या करती है? लोन देती है किसको? बैंकों को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। सरकार को भी एडवाइजर और गाइड की तरह हेल्प करती है ना सेंट्रल बैंक, तो ये बैंकों की बैंक है और इसीलिए लोन किसको देगी? बैंकर्स को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। दूसरी तरफ कमर्शियल बैंक की बात करें तो प्रोवाइड लोन्स टू इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ये कमर्शियल बैंक्स जो होती हैं इंडस्ट्री कॉमर्स के लिए लोन देती हैं, हमारे जैसे इंडिविजुअल्स को लोन देती हैं। एंड दैट इज व्हाई लोन्स वाले पॉइंट में यहां पर सेंट्रल बैंक का रोल जो है वो ब्रॉडर है, क्योंकि ये बैंकों को लोन देती है। बात करें ओनरशिप की, ओ से ओनरशिप भाई, इट इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। सरकार की मान्यता है आरबीआई को, केंद्रीय शासित बैंक है। इसके अलावा ओनरशिप की बात करें कमर्शियल बैंक में तो ओन्ड बाय प्राइवेट एंड बाय गवर्नमेंट एजेंसी। मतलब या तो कुछ बैंक है प्राइवेट भी, सरकार द्वारा थोड़ा सा शेयर्स होता है, या तो पूरी तरह से वो प्राइवेट बैंक होती है। जैसे एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, ये कई ऐसी बैंक्स हैं जो पूरी तरह प्राइवेटाइज्ड भी। ओके, तो ओनरशिप समझ रहा है क्या? एमपी लोन के अंदर एम से मॉनेटरी पॉलिसी है, पी से प्रिंटिंग ऑफ करेंसी है। हम क्या पढ़ रहे हैं भाई? डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल।
आंसर का नाम एमपी लोन, आंसर का नाम एमपी लोन। एम से मॉनिटरी पॉलिसी, पी से प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, एमपी लोन के अंदर एल से लोन्स, ओ से ओनरशिप, ओ से समझा क्या, ए से एक्सेप्टेंस ऑफ करेंसी। तो भाई सिंपल है, सेंट्रल बैंक डज नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। लोगों से सेंट्रल बैंक थोड़ी डिपॉजिट लेगी, लेकिन कमर्शियल बैंक तो लेती है भाई डिपॉजिट। बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम, इजी है, समझ में आया सब। एक्सेप्टेंस ऑफ करेंसी समझा, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट लिखा इधर तो भी चलेगा। ओके, आखिरी में एन से नंबर ऑफ बैंक्स। देयर इज ओनली वन सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई इन इंडिया, और यहां पे देयर आर मेनी कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया। सिंपल। एमपी लोन समझ में आ रहा है क्या ऑल ऑफ यू? कोई भी डाउट है? हमने एक और डिस्टिंग्विश यहां पे कंप्लीट किया, सिंपल सा पॉइंट, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, चौथे चैप्टर। यहां पे दोस्तों एक और अगर मैं बात करूं तो अगला जो डिस्टिंग्विश निकल करके आता है, लाइफ इंश्योरेंस और फायर इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस और ये भी 4 यानी चौथे चैप्टर का ही है, चैप्टर नंबर 4 से। अब देखो जितने भी इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं और इंश्योरेंस के जो टाइप्स हैं उनके लिए वापस से कॉमन शॉर्ट कोड निकाला है, एमपी सीट प्लीज, एमपी सीट प्लीज, एमपी। अब यहां पे लाइफ इंश्योरेंस और फायर इंश्योरेंस है, ऐसा कोई दूसरा भी आ सकता है, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, या मरीन और लाइफ इंश्योरेंस ऐसा भी आ सकता है। तो जो भी है एमपी सीट प्लीज, एमपी सीट प्लीज, एमपी सीट प्लीज, एमपी सीट प्लीज, एमपी सीट प्लीज। एम से मीनिंग, एम से हा। A contract whereby the insurance company undertakes to pay a certain sum of money either on death or maturity। क्योंकि ये लाइफ इंश्योरेंस है ना, तो इसका मीनिंग तो यही है कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर वेयर जो कंपनी है वो तब पैसा देगी जब आदमी का डेथ होता है या तो पॉलिसी खत्म होती है। अंडरस्टूड? व्हिचएवर इज अर्लियर। तो याद रखना है, कॉन्ट्रैक्ट where the insurance company undertakes to pay a certain sum of money either on death or maturity, either on death or maturity। याद रहेगा? yes। कुछ करने का नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, इन सब के मीनिंग याद कर लो, इन सब के मीनिंग याद कर लो 2-2 लाइन के, और वो पहले पॉइंट में आपको लिखने में काम आएंगे। समझ में आ रहा है क्या? A contract in which insurer promise to pay compensation to the insured if something happens to the subject matter due to or related events। क्योंकि कुछ पॉलिसी ऐसी हैं उसमें जो अदर इवेंट्स, स्प्रिंकलर लीकेज विकेज भी कवर करती है। तो यहां पे उसने बताया मेन रीजन क्या है, फायर। अगर फायर से या रिलेटेड इवेंट्स से कुछ नुकसान पहुंचता है सब्जेक्ट मैटर को, तो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी काम आएगी। दोनों का मीनिंग समझ रहा है, लाइफ और फायर का? कुछ डाउट है? अपन ऑलरेडी इसका अगर आंसर पढ़ चुके होंगे तो ये इजी लगेगा। एमपी सीट प्लीज, आगे बढ़े। पी से पॉलिसी टेकन बाय, कौन लेता है लाइफ इंश्योरेंस, कौन लेता है फायर इंश्योरेंस? नाउ इट कैन बी टेकन बाय एन इंडिविजुअल फॉर हिज ओन लाइफ, फॉर हिज लाइफ इंश्योरेंस एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए लेता है। फायर इंश्योरेंस की बात करते हैं, गुड्स से रिलेटेड होता है, ज्यादातर गुड्स और प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, तो इट कैन बी टेकन बाय एन इंडिविजुअल फॉर देयर प्रॉपर्टीज और बाय अ बिजनेसमैन फॉर देयर गुड्स एंड प्रॉपर्टीज। समझ में आया क्या? सिंपल है, पॉलिसी टेकन बाय, एमपी पहला मीनिंग, दूसरा पी से पॉलिसी टेकन बाय, पी से पॉलिसी टेकन बाय, पी से समझ में आया क्या? आगे बढ़ते हैं। एमपी सीट, एस से सब्जेक्ट मैटर, एस से सरेंडर ऑफ पॉलिसी। सब्जेक्ट मैटर में क्या है? तो लाइफ इंश्योरेंस में लाइफ इज द सब्जेक्ट, लाइफ का इंश्योरेंस है ना, तो जिंदगी का ही इंश्योरेंस है, आपके जीवन का बीमा है ना। तो द इंश्योर इन द लाइफ इंश्योरेंस द लाइफ ऑफ द इंश्योर्ड इज सब्जेक्ट मैटर। और फायर इंश्योरेंस में क्या है? या तो गुड्स है या तो प्रॉपर्टीज है।
तो इन फायर इंश्योरेंस द गुड्स एंड असेट्स और प्रॉपर्टी ऑफ द इंश्योर्ड आर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैटर मतलब वो चीज जिसका इंश्योरेंस होता है। तो लाइफ इंश्योरेंस में लाइफ का इंश्योरेंस होता है और फायर इंश्योरेंस में गुड्स या प्रॉपर्टी का। इजी। एस समझा। दूसरा है सरेंडर ऑफ पॉलिसी। सरेंडर मतलब कब खत्म होगी, कब मैच्योर हो जाएगी, कब दे देंगे। तो द पॉलिसी कैन बी सरेंडर्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। टाइम से पहले भी कई बार ये मैच्योर हो सकती है, अगर बंद करना है तो इसको बंद भी कर सकते हैं। और फायर इंश्योरेंस इट कैन नॉट बी, इसका क्लॉज है कि वो सरेंडर नहीं हो सकती। आपके पैसे डूब जाएंगे अगर आपको सरेंडर करना है। आई से आता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो भाई बहुत जरूरी है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है ना भाई, ये होना चाहिए। मतलब तुम कभी मरे हुए इंसान का लाइफ इंश्योरेंस नहीं ले सकते ना। तो जिस इंसान का आप इंश्योरेंस ले रहे हो लाइफ इंश्योरेंस, वो होना चाहिए ना। इट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और फायर इंश्योरेंस की बात करें तो ये जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, इट मस्ट एग्जिस्ट बोथ एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल्सो एट द टाइम ऑफ लॉस। मतलब भले जला हुआ ही सही, गुड्स वहां पे होना चाहिए, प्रॉपर्टी वहां होनी चाहिए, तो उसका मुआयना करके फिर आपको मुआवजा दिया जाएगा ना। कितना जला है, कितना नुकसान हुआ है, वो देख के उसकी भरपाई करेंगे ना। तो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल्सो एट द लॉस, ड्यूरिंग द लॉस, वो तभी भी होना चाहिए। इंश्योरेबल इंटरेस्ट समझ रहे हैं क्या? एमपी सिट, पहला एम क्या था? मीनिंग। पी से क्या था? पॉलिसी टेकन बाय। फिर उसके बाद दो एस। पहला एस सब्जेक्ट मैटर, दूसरा सरेंडर। सब्जेक्ट और सरेंडर, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट और सब्जेक्ट और एमपी सिट के अंदर आई से इंश्योरेबल इंटरेस्ट। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते टी से टेन्योर। टेन्योर मतलब समय सीमा, कितने टाइम पीरियड का ये इंश्योरेंस हो सकता है। तो लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो पॉलिसी कैन बी इशूड फॉर एनी नंबर ऑफ इयर्स इवन अंटिल डेथ ऑफ द अश्योर्ड। कई बार मरने तक का इंश्योरेंस होता है, कई बार कुछ टाइम पीरियड का होता है, 20 साल, 30 साल, 5 साल, 8 साल, ऐसा भी हो सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द इंश्योरर हु इज टेकिंग द इंश्योरेंस। ध्यान दीजिए। दूसरे टेन्योर की बात करें यहां पर फायर इंश्योरेंस की, तो इट इज जनरली फॉर अ शॉर्ट पीरियड लाइक 1 ईयर। यहाँ पे एक शॉर्ट पीरियड के लिए होता है फायर इंश्योरेंस, हर साल रिन्यू करना पड़ेगा आपको। लाइफ इंश्योरेंस भी रिन्यू करना पड़ता है, बट वो ज्यादा ईयर्स के लिए हो सकता है। अंडरस्टूड टेन्योर। एमपी सिट समझ रहा है क्या? बार बार थोड़ा पॉइंट को रिकलेक्ट करो। एम से मीनिंग, पी से पॉलिसी टेकन, एमपी सिट, एस से गो, सब्जेक्ट मैटर और सरेंडर, सब्जेक्ट मैटर और सब्जेक्ट मैटर और सिट का आई क्या है? इंश्योरेबल इंटरेस्ट। आई से और टी से एमपी सिट। समझा क्या एवरीबॉडी? क्लियर हो रहा है क्या? पी आखिरी पॉइंट बचा, पी से प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है मालूम है? कि आप जैसे पोजीशन पे थे वैसी ही पोजीशन पे कंपनी आपको वापस लेके आ जाएगी, नुकसान की भरपाई वो करके दे देगी आपको। लेकिन याद रखिए कि ह्यूमन लाइफ को वापस नहीं लाया जा सकता ना। कोई इंसान का लाइफ इंश्योरेंस था तो वो बेचारा अगर गुजर गया, उसका देहांत हो गया, तो उसके परिवार को उसका मुआवजा दे सकते हैं, वो आदमी पूरा का पूरा वापस लाके नहीं दे सकते। सो यहां पर याद रखिए, इट इज नॉट एप्लीकेबल एज ह्यूमन लाइफ कैन नॉट बी वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी फॉर कैलकुलेटिंग द एक्चुअल लॉस। इंडेमनिफाई नहीं कर सकते उसको। और दूसरी तरफ फायर इंश्योरेंस में गुड्स और प्रॉपर्टी है, उसको इंडेमनिफाई किया जा सकता है। इट इज एप्लीकेबल as insurance company compensates for financial loss and the insured is brought back to the same financial condition। जिस पोजीशन में वो पहले था वही फाइनेंशियल पोजीशन में, वही फाइनेंशियल कंडीशन में उसे वापस लाया जा सकता है। समझा आखिरी पॉइंट? एमपी सिट प्लीज समझा एवरीबॉडी? देखो अभी अपन ने कौन सा इंश्योरेंस किया? लाइफ इंश्योरेंस और फायर। एमपी सिट प्लीज। अगर आप देखेंगे आगे इसी पीडीएफ में तो मैंने लाइफ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस किया है। सेम एमपी सिट प्लीज।
मतलब पॉइंटर्स अगर दिमाग में फिट कर लिया आपने तो एक ही शॉर्ट कोड से आप सारे डिस्टिंग्विश क्रैक कर पाएंगे, चैप्टर 2 के भी, इंश्योरेंस वगैरह के भी। ओके, यहां पे अगर आप देखें आगे, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, वंस अगेन एमपी सिटीज, सेम पॉइंटर्स है, अंदर का कंटेंट आपको चेंज करना है बेस्ड ऑन द मीनिंग ऑफ द पर्टिकुलर टॉपिक। ये शॉर्ट कोड्स आपको काम क्विकली करने के लिए, क्योंकि अभी जो टाइम आप स्पेंड कर रहे हो उसमें कम टाइम में ज्यादा पढ़ना है ना, तो ये चीजें साइंटिफिकली प्रूवन है जो आपको बहुत हेल्प करेंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। आज का अगला डिस्टिंग्विश फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट, चैप्टर नंबर 4 का ही है, बहुत काम का है। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट एंड सेविंग्स अकाउंट, एमएफडी एनआरआई, एमएफडी एनआरआई, एमएफडी एनआरआई, एमएफडी एनआरआई, एमएफडी, 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 4 मार्क का डिस्टिंग्विश है, 4 मार्क का। फिक्स डिपॉजिट सेविंग्स अकाउंट एकदम सिंपल है, फटाफट से कर लेते हैं, काम खत्म हो जाएगा अपना। फिक्स डिपॉजिट में पहला पॉइंट आता है मीनिंग, 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 मीनिंग। फिक्स डिपॉजिट का मीनिंग क्या है? लमसम अमाउंट एक बार। इट इज दैट अकाउंट वेयर फिक्स्ड सम ऑफ मनी इज डिपॉजिट फॉर अ फिक्स सम फिक्स पीरियड, फिक्स सम फिक्स पीरियड, फिक्स सम मतलब एक अमाउंट आपने बैंक में जाके रख दिया फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। आपने बोला 10 साल के लिए रख दे भाई, 10 साल के बाद अमाउंट भी देना, ब्याज भी देना, वो होता है फिक्स डिपॉजिट। बात करें अगर सेविंग्स अकाउंट की, तो इट इज दैट अकाउंट विच इज ओपन बाय इंडिविजुअल्स इन ऑर्डर टू सेव अ पार्ट ऑफ देयर इनकम। अपने इनकम का एक छोटा सा हिस्सा बचत करना है, सेविंग्स अकाउंट खोलो, उसमें बचत करो हर महीने। हर महीने जब सैलरी आएगी उसमें सेविंग्स होता रहेगा। तो सेविंग्स अकाउंट जो है दोस्तों, वो इंडिविजुअल ज्यादातर ओपन करते हैं अपने इनकम में से कुछ हिस्सा सेव करने। मीनिंग समझा क्या? एम से मीनिंग समझा, एफ से फैसिलिटीज, फिलअप्स में भी काम आएगा। फैसिलिटीज में याद रखो 90% ऑफ द अमाउंट ऑफ फिक्स डिपॉजिट कैन बी गिवन एज लोन। ये फैसिलिटी है, लोन के रूप में भी दिया जा सकता है। इस तरफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इनको मिलती, किसको मिलती याद करो जरा, करंट अकाउंट वालों को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाती है, यहां पर मिलती। बात करें डॉक्यूमेंट्स की, एमएफडी, डी फॉर डॉक्यूमेंट्स, द बैंक गिव्स अ फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट टू द कस्टमर। बैंक क्या डॉक्यूमेंट देगा आपको? रसीद देगा कि आपने फिक्स डिपॉजिट इस बैंक में किया है। समझ में? डॉक्यूमेंट्स की बात करें सेविंग्स में, तो द बैंक गिव्स अ पासबुक, अ चेकबुक एंड पेन स्लिप टू द कस्टमर। जब आप एक नया अकाउंट खोलने जाओगे ना बैंक में नया अकाउंट खुलवाओगे, तो आपको ये सारी चीजें देगा, एटीएम भी देगा आपको, एटीएम कार्ड देगा आपको, चेकबुक देगा, पासबुक देगा, पे स्लिप देगा। इस तरह से वो कुछ चीजें आपको देगा क्योंकि आप उसके बैंक के मेंबर बन गए। तो सेविंग अकाउंट के साथ ये डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं। गॉट इट एवरीवन? एमएफडी मीनिंग फैसिलिटीज डॉक्यूमेंट, एमएफडी मीनिंग फैसिलिटीज डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन का नाम क्या है? फिक्स डिपॉजिट एंड सेविंग्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट एंड एमएफडी मीनिंग फैसिलिटीज। एनआरआई नेचर ऑफ अकाउंट, एन से क्या है? It is for a fixed period of time except when the fixed deposit receipt is renewed. 90% of time ये एक फिक्स पीरियड के लिए ही होता है, लेकिन कई बार कुछ लोग उसको उसके बाद भी रिन्यू करवाते हैं। रिसिप्ट को रिन्यू करवा दिया कि और 5 साल रखो, तो जब आप उसको रिन्यू कर रहे हैं तो हो सकता है उसका टाइम पीरियड बढ़ जाए, बट नेचर ऑफ अकाउंट ये है कि इट इज फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, इट इज फॉर अ, समझा क्या? देन इट इज कंटिन्यूअस इन नेचर। सेविंग अकाउंट कैसा है? हर महीने सैलरी आएगी, उसी अकाउंट में आएगी, आपको उसमें से कुछ ना कुछ सेविंग करना है। सेविंग अकाउंट का नेचर ही है, वो आपको हैबिट बिल्ड करवा रहा है सेविंग की, तो वो सेविंग कंटिन्यूअस ही होता है, याद रहेगा। आर से रेस्ट्रिक्शंस, अमाउंट बिकम्स ड्यू ऑन द एक्सपायरी ऑफ द फिक्स्ड पीरियड। आप बीच में जाके मांगोगे तो बोलेगा नहीं भाई, तोड़ना पड़ेगा आपको, थोड़ा कटेगा पैसा। आपने जो अमाउंट जितने पीरियड के लिए रखा है वो उसके बाद ही आपको मिल सकता है।
इफ विड्रॉन अर्लियर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी लेस देन। ये रेस्ट्रिक्शन। इस तरफ क्या रेस्ट्रिक्शन है? द कस्टमर हैव सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस ऑन विड्रॉ। मतलब एक साथ आप एक ही दिन में 10 लाख रुपए नहीं निकाल पाओगे, रेस्ट्रिक्शन है, आपको 20,000 निकालना है, 10,000 निकालना है, ऐसे करके ही विड्रॉल हो सकता है। तुम कितना भी आपट लो, तुम बोलोगे मेरा पैसा मेरे को नहीं दे रही बैंक, मेरा पैसा मेरे, भाई रूल है, रेस्ट्रिक्शन है। अब नोटबंदी जब हुई थी, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, वो टाइम पे भी रेस्ट्रिक्शन लग गया था कि एक दिन में इतना ही पैसा विड्रॉ कर सकता है एक आदमी। तो इस तरह से रेस्ट्रिक्शन तो सेविंग अकाउंट को भी फॉलो करने पड़े। गॉट इट एवरीवन? आगे बात करें अगले पॉइंट की। एनआरआई में आता है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट इज हायर, हायर इंटरेस्ट रेट है, लॉन्गर द पीरियड हायर विल बी द रेट ऑफ। जितना ज्यादा ईयर्स के लिए पैसे रखोगे उतना हायर इंटरेस्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि उतने टाइम के लिए बैंक आपका पैसा यूज कर रही है ना, या उसके पास रख रही है, व्हाटएवर। तो बेसिकली जितने ज्यादा ईयर्स के लिए रखेंगे उतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और सिमिलरली सेविंग की बात करें तो ये तो आप विड्रॉ भी करते रहते हो, सेविंग अकाउंट है आपका, थोड़ा थोड़ा बचत करते हो, तो यहां पे इंटरेस्ट रेट इज लो। अंडरस्टूड? एमएफडी, एनआरआई। एमएफडी क्वेश्चन का नाम है फिक्स डिपॉजिट एंड सेविंग मीनिंग फैसिलिटीज डॉक्यूमेंट्स। एमएफडी मीनिंग फैसिलिटीज डॉक्यूमेंट, मीनिंग फैसिलिटीज। एनआरआई नेचर ऑफ अकाउंट, आर से रेस्ट्रिक्शन, आई से याद रहेगा। देखो जो जो डिस्टिंग्विश मैंने किए, ये सारे डिस्टिंग्विश इस पीडीएफ के अंदर हैं। अगर ये पीडीएफ आप देखोगे ना तो यहां बहुत सारे फेमस फेमस डिस्टिंग्विश हैं। जैसे बीपीओ केपीओ, आज का अपना एक और डिस्टिंग्विश करना है, बीपीओ केपीओ वाला, छोटा सा ये बहुत फेमस है और कई बार बोर्ड एग्जाम में आया। चैप्टर नंबर 5 बीपीओ केपीओ। ये पीडीएफ अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीचे आप स्क्रॉल करते जाओ, आपको मालूम पड़ जाएगा कि इन ऑल देयर आर ओनली 12 डिस्टिंग्विश। अगर आज 4 कर लिया आपने तो 8 बचे, वो 8 आपको करने खुद से। ये 12 में से सर 6 ही करूं क्या, 7 ही करूं क्या, ऐसा कायरपना मत करना। ये 12 श्योर शॉट है। तुमको बोर्ड एग्जाम में जो 3 लिखना है, 3 एनी 3, वो 3 ये 12 में से ही होंगे चैलेंज के साथ। ये 3 जो आपको लिखने हैं वो इसमें से होंगे और इसलिए पूरे 12 आपको करने हैं। मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, आप आपके कॉलेज के प्रीलिम्स देख लेना, आपके पास पेपर्स देख लेना, उसमें भी ये 12 में से ही होंगे। तो व्हाट यू हैव टू डू इज सिंपली फॉलो द रूल। ये जो पीडीएफ में डालूंगा टेलीग्राम पे या जहां पे भी आपके ग्रुप में, तो वहां पे आपको 12 करनी है अगले 2 दिनों में। आपका लक्ष्य है, आपका टारगेट है, और कॉमन कीवर्ड्स के साथ करना बहुत आसान भी है। चलिए फटाफट से मैं आ जाता हूं बीपीओ केपीओ पे। बहुत फेमस है, 5वां है कि 9वां है? 9th वन है ना? यस, बीपीओ केपीओ 5 ही पॉइंट डाला है मैंने इसमें। एमटीआर एफडी, यस, बीपीओ केपीओ। वंस अगेन एम से मीनिंग। बीपीओ का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस के किसी प्रोसेस को आउटसोर्स कर देना। कैंटीन दूसरे को दे दिया चलाने के लिए, खुद बिजनेस पे ध्यान दो कि कैंटीन चलाओ एम्प्लॉइज के लिए, तो मैंने क्या किया, कैंटीन किसी अन्ना को दे दिया। बोला अन्ना तू उधर मेंदू वड़ा वड़ा अच्छा बनाता है, तू बना और बेच, चाय वाय अच्छी पिलाता है, चाय पिला, कॉफी पिला। तो कहीं ना कहीं व्हेन आपके बिजनेस का एक प्रोसेस आप किसी और को दे देते हो तो उसको बोलते हैं बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बड़े बड़ी कंपनीज, सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनीज अमेरिका की, उन्होंने अपने कस्टमर सपोर्ट को आउटसोर्स कर दिया और अपने देश में इंडिया में कॉल सेंटर्स खुल गए। वो कॉल सेंटर्स में क्या होता है, विदेशी कंपनियों के कॉल उठाती है ना यहाँ की पब्लिक, और उनसे कस्टमर सपोर्ट की तरह बात करती है। तो दिस इज ऑल्सो अ बिजनेस प्रोसेस विच दे हैव आउटसोर्स्ड।
तो बीपीओ क्या है? इट रेफर्स टू आउटसोर्सिंग ऑफ नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू एन एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल है। केपीओ, के बोले तो नॉलेज याद रखो, क्या के बोले तो KPO is another kind of outsourcing whereby functions related to knowledge and information are outsourced to third party service providers. याद रहेगा क्या? Everybody? Knowledge oriented. Then talent required in employees. BPO requires good communication skills. फोन पे बात करने वाले, कस्टमर सपोर्ट वाले, इंग्लिश स्पीकिंग फ्लुएंट होनी चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है कॉल सेंटर्स में, क्योंकि वहां पे कम्युनिकेशन का ही तो काम है। देन केपीओ रिक्वायर्स प्रोफेशनल क्वालिफाइड वर्कर्स। जैसे अकाउंटेंसी हैंडल करना है किसी को, लॉयर का कोई फॉर्म है उसको दे दिया है, तो वो क्वालिफाइड होने चाहिए। क्वालिफाइड होंगे तो अच्छे से काम को मैनेज कर पाएंगे। टैलेंट रिक्वायर्ड में यहां पे कम्युनिकेशन स्किल्स और यहां पे प्रोफेशनली क्वालिफाइड वर्कर्स। आर से रिक्वायरमेंट की बात करें तो रिक्वायर्स प्रोसेस एक्सपर्टीज और रिक्वायर्स नॉलेज। जिस प्रोसेस में आप हो उस प्रोसेस में एक्सपर्टीज होना चाहिए। आप कस्टमर सपोर्ट में तो उसमें, आप बैक ऑफिस में तो उसमें, आप जिस भी प्रोसेस में हो उस प्रोसेस की एक्सपर्टीज होनी जरूरी है। और यहां पर नॉलेज की एक्सपर्टीज, आप अकाउंटेंसी फर्म में हो और किसी कंपनी का अकाउंट्स हैंडल कर रहे हो तो उसमें आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। आप ऑडिटिंग फर्म में हो तो ऑडिटिंग की एक्सपर्टीज होनी चाहिए। आप लॉ फर्म में हो तो वहां की आपको कायदे कानूनों की, कंपनीज एक्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए, एक्सपर्टीज होनी चाहिए। अंडरस्टूड? देन फोकस ऑन, ज्यादातर बीपीओ में लो लेवल प्रोसेस पे फोकस होता है और केपीओ के अंदर, क्योंकि कंपनी के ज्यादातर इज्जत का सवाल केपीओ संभालता है। अकाउंट्स, ऑडिटिंग, नॉलेज रिलेटेड, जहां कंपनी के सीईओ को भी समझ में नहीं आ रहा है अभी क्या करें, वहां वो गाइड करता है ना लॉयर, वहां सीए समझाता है, ऑडिटर समझाता है अभी क्या करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं केपीओ जो है ये नॉलेज ओरिएंटेड है, इसलिए हाई लेवल और यहां पे लो लेवल। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। कितना कॉम्प्लेक्स है बीपीओ का प्रोसेस? तो बीपीओ लेस कॉम्प्लेक्स और केपीओ इज अ बिट ऑफ कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहां पे बहुत सारी चीजें पढ़े लिखे हो तो ही समझ में आएंगी। वो लॉज, अलग अलग क्लॉजेज, उसके अलग अलग एक्ट के अलग अलग परमिशंस जो ग्रांट हुए हैं, सारे नंबर्स याद रखने पड़ते हैं, बहुत सारा नॉलेज गेन करना पड़ता है। तो यहाँ पे अपन ने एक और डिस्टिंग्विश जो है कवर किया, बीपीओ एंड केपीओ। जितने मैंने से हो सकते हैं उतने मैंने यहाँ पर डिस्टिंग्विश कवर किया है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, ये फेमस डिस्टिंग्विश है। और मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही बोला कि इस पीडीएफ में जितने वो सब करना ही है तुमको, तुम्हारा टारगेट है, तुम्हारा लक्ष्य मैंने दे दिया। वो 12 डिस्टिंग्विश कभी भी खड़ा करके पूछा ना आना चाहिए, कोई भी पूछूंगा मैं, आना ही चाहिए। बिंदास कॉन्फिडेंटली बिना देखे लिखो, ट्राई करो कि मेरे को हर डिस्टिंग्विश में 6-6 पॉइंट लिखने जम रहा है कि नहीं, 6-6 पॉइंट। और इन शॉर्ट कोड्स की मदद से डेफिनेटली जमेगा। 2-3 बार 4 बार पढ़ो, नींद नहीं आनी चाहिए जब तक तुमको पढ़ के अपना टास्क कंप्लीट करने नहीं जम रहा है। That zid, that josh should be there. Understood everyone? I hope you guys have understood all the distinguished today. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।